हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नए माह की शुरुआत करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। आज अगस्त महीने की पहली तारीख है। आज के वीडियो में 1 अगस्त 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ पिछले दिनों से जो वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, उन सब की पीडीएफ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे अपलोड हो गई है, तो आप उन सभी को डाउनलोड कर लीजिए। 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की सारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। आज 1 अगस्त की भी अपलोड हो गई है, तो आप एक बार में ही सारी अपलोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखिए, टेलीग्राम की बहुत सारी डुप्लीकेसी हो रखी है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फेक अकाउंट्स भी बना रखे हैं मेरे नाम से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। उसके अलावा आपको कोई भी लिंक पर जाके ज्वाइन नहीं करना है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में उल्लास नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसको एनईपी के तीसरी एनिवर्सरी में लॉन्च किया गया है। एनईपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको भारत सरकार के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। तो अब 2023 चल रहा है, इसका मतलब इस बार इसकी तीसरी एनिवर्सरी है। और इसके उपलक्ष्य में उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब सवाल उठता है, ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च क्यों किया गया है? पूरे भारत भर में ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं, मतलब नॉर्मल शहरों से बहुत दूर रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे एरिया जहां पर स्कूल जाने के लिए भी काफी किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। तो ऐसे में इन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एनसीईआरटी के लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। तो घर बैठे वो स्टूडेंट एनसीईआरटी के इन सारे लेक्चर्स को डाउनलोड करके आराम से घर पर ही नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं। अमेज़न इंडिया ने फैसला लिया है कि ये भारत में कहाँ पर एक तैरता हुआ स्टोर स्थापित करेंगे। तो पानी में तैरता हुआ स्टोर ये स्थापित करने जा रहे हैं श्रीनगर में, डल झील में। और अमेज़न इंडिया ने भारत में पहली बार अपने स्टोर की स्थापना 2015 में करी थी। और आज की डेट में पूरे भारत में 420 शहरों में ये अपने स्टोर चला रहे हैं। और इसके थ्रू डेली के जो यूजर्स आइटम्स होते हैं, उन सभी की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये जो स्टोर्स होते हैं अमेज़न इंडिया के, जैसे डेली मर्रा के जीवन में आपको यूज करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, साबुन हो गया, तेल मंजन, इसके अलावा फिनाइल हो गया, ठीक है, और पॉन्ड्स लोशन हो गया, या फिर आप कोई कॉस्मेटिक आइटम से हट के खाने पीने की चीजें जो आप डेली यूज कर रहे हो, दूध वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप डेली यूज करते हो, इस तरीके के आइटम्स इन स्टोर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ये 2 से 4 किलोमीटर तक की रेडियस में अपनी सर्विस भी देते हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हो, जो किराना का काम करना चाहते हैं भारत में लघु उद्योग करने वाले, उनके लिए ये सपोर्टिव बोन का काम करते हैं। और पूरे भारत भर में अगर बात करी जाए, तो 420 शहरों में करीब 28,000 किराना स्टोर्स अभी तक खोले जा चुके हैं अमेज़न इंडिया के द्वारा। अमेज़न की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। ये कंपनी जेफ बेजोस की है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कई बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछ दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक है लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर है लाचीपोरा, क्या बोलते हैं इसको, लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है, जैसे कि हेमीज नेशनल पार्क के बारे में पूछ दिया जाता है, ये कहाँ है। इसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। दचिगाम नेशनल पार्क काफी फेमस है, जो कि पूछा जाता है। इसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क हो गया। ये सारे नेशनल पार्क हैं जो कि जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं। यह कौन सी संस्था है जिसने भारत के वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ पैक्ट साइन किया है? और इनके साथ मिलकर ये पूरे साउथ एशिया में पहली बार एक ऐसा सेंटर स्थापित करेंगे जहां पर पशु पक्षियों की नई नई प्रजातियों को सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ऐसी प्रजातियां पशु पक्षियों की जो कि विलुप्त हो रही हैं या फिर लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको बचाने का काम करेगा ये सेंटर। और इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भारत के डब्ल्यूटीआई के साथ पैक्ट साइन किया है। अगर साउथ एशिया में बात करें, तो आज तक का ये पहला ऐसा सेंटर होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 10वां ऐसा सेंटर होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस संस्था की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसको बोलते हैं ग्लैंड। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ब्रूनो
ओबेरले, क्या बोलते हैं? ब्रूनो ओबेरले। ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले भारत की एक कौन सी राज्य सरकार है जिसने सी काऊ को बचाने के लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था? सी काऊ, जिसको हम लोग डुगोंग के नाम से भी जानते हैं, और ये पानी में रहने वाला एक मैमल होता है। तो इसको बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पाल्क बे में, मतलब पाल्क की खाड़ी में, एक नया कंजर्वेशन सेंटर खोला था। यूको बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल दिया गया है कि ये कितने नए स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट खोलेंगे। पहले आप ये जान लो वोस्त्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है। देखिए, जब तक वोस्त्रो अकाउंट नहीं खुलते थे, उससे पहले तक दुनिया में कहीं पर भी हम ट्रेडिंग करते थे, तो वो डॉलर में करते थे। किसमें? डॉलर में। डॉलर में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मजबूती किसको मिल रही है? अमेरिकी अर्थव्यवस्था को। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती तो तब मिलेगी जब हम रुपये में ट्रेड करेंगे। तो वोस्त्रो अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि दूसरे देशों के साथ रुपए में व्यापार करने की मंजूरी देते हैं। मतलब दूसरे देश अगर निवेश कर रहे हैं भारत में, तो वो रुपए में ही निवेश करेंगे। कोई भी अपनी एंटिटी साझा कर रहे हैं, तो वो रुपए में ही साझा करेंगे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, और जो रुपया है, ये इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत होता है। तो अभी आरबीआई के द्वारा यूको बैंक को परमिशन दी गई है कि आप नए 8 वोस्त्रो अकाउंट खोलेंगे। कितने? 8। और इसमें से 6 वोस्त्रो अकाउंट रशिया से व्यापार के लिए खोले जाएंगे, और 2 वोस्त्रो अकाउंट खोले जाएंगे बेलारूस से व्यापार के लिए। वैसे बेलारूस की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं मिन्स्क। क्या बोलते हैं? मिन्स्क। और साल 2023 से 24 के सत्र में, जो पहला क्वार्टर अभी बीता है, मतलब अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में वोस्त्रा अकाउंट के जरिए 223.48 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है। बाकी यूको बैंक की बात करें, काफी पुराना बैंक है। 1943 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और अभी हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी बने हैं अश्वनी कुमार। कौन है? अश्वनी कुमार। यह कौन सी संस्था है जिसके द्वारा सिंगापुर की 7 सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च करी गई हैं, और इसको पीएसएलवी C56 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जहां से अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, वहीं से सिंगापुर की 7 नई सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है C56 रॉकेट की मदद से। और ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई हैं, इनकी खास बात यह है कि ये सिंथेटिक एपर्चर रडार बेस्ड सैटेलाइट है। क्या बोलते हैं इनको? यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंथेटिक एपर्चर एपर्चर रडार। ये जो सिंथेटिक एपर्चर रडार होते हैं, ये मौसम की जानकारी के लिए होते हैं। केवल दिन में ही नहीं, रात में भी ये मौसम की जानकारी देने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो सिंगापुर की इन सैटेलाइट्स को मौसम की जानकारी के लिए लॉन्च किया गया है। पीएसएलवी अभी तक 58 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। ये एक बच्चे बच्चे को भी पता होना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर है, और इसके संस्थापक विक्रम जी साराभाई है। आज की डेट में इसरो के जो चीफ हैं, ये हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ, इन्हीं की अध्यक्षता में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था इस बार जुलाई के महीने में। जुलाई के कौन सी तारीख में लॉन्च किया गया है, क्या आप बता सकते हो? चलिए मैं बता देता हूं, इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और ये कब पहुंचने की उम्मीद है? चंद्रयान 3 लगभग 23 अगस्त को पहुंचेगा मून पर। अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए सीटीओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सीटीओ मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। पूरी कंपनी में जितनी भी टेक्नोलॉजी विंग्स हैं, उन सब का सबसे मेन ऑफिसर कहलाता है सीटीओ। मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी भी एमएनसी में सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है। तो अब से नए सीटीओ होंगे हैरिक विन। क्या नाम है इनका? हैरिक विन। इन्होंने साल 2005 में टीसीएस वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन करी थी, और करीब करीब 18 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब ये सीटीओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और ये सक्सीड कर रहे हैं के अनंत कृष्णन को। के अनंत कृष्णन अक्टूबर के महीने में इस साल रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद से ही हैरिक विन पदभार संभाल लेंगे। टीसीएस की स्थापना 1968 में करी गई थी। ये एशिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। क्या बता सकते हो टीसीएस के चेयरपर्सन कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहली बार उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया जाएगा? तो उद्योग रत्न अवार्ड की शुरुआत अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने करी है, और इस अवार्ड को हर साल अब दिया जाएगा सबसे बेहतरीन व्यापारियों को, या आप बोल सकते हो व्यापार के क्षेत्र में सबसे बेहतर योगदान देने के लिए व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो पहला अवार्ड रतन नवल टाटा को दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा।
वैसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता है, उसको बोलते हैं महाराष्ट्र भूषण सम्मान। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो ये उससे हटकर होगा। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, लेकिन उद्योग रत्न अवार्ड व्यापार के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाएगा। और अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कल्चरल हेरिटेज अवार्ड से कौन सा रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो इसको बोलते हैं मुंबई का बायकला रेलवे स्टेशन है। क्या बोलते हैं? बायकला रेलवे स्टेशन। एक बार फिर से बोल देता हूँ, यूनेस्को के कल्चर हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है बायकला रेलवे स्टेशन। 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो इस बार तीसरे ऐसे भारतीय मूल के अमेरिकी कैंडिडेट ये कौन है जो कि इस बार इलेक्शन में शिरकत करेंगे? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं हर्षवर्धन सिंह। ये इस बार 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में काफी बड़ा उभरता हुआ नाम बनते चले जा रहे हैं। इस बार ये वहां पर इलेक्शन में पूरे तरीके से चांस बन रहे हैं कि ये हिस्सा ले सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो अभी जिस तरीके से ब्रिटेन में ऋषि सुनक के आसार दिख रहे थे, वो काफी स्ट्रांग थे, लेकिन इनके उतने स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस नहीं आ रहे हैं, समीकरण नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, दुनिया के दो सबसे पावरफुल देशों में भारतीय ही होंगे जो कि सर्वोच्च पद पर बैठे होंगे। फिलहाल इस टाइम पर ब्रिटेन में तो भारतीय हैं ऋषि सुनक, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं। और इसके अलावा अगर इनके बारे में बात करें तो हर्षवर्धन सिंह यहाँ की राजनीति में बहुत पहले से भी शिरकत करते आए हैं। 2017 और 2021 में न्यू जर्सी से ये गवर्नर भी रहे हैं। 2018 में इन्हें हाउस सीट प्राप्त हुई थी और 2020 में सीनेट की सीट भी इनको प्राप्त हुई थी। तो मतलब वहां की पार्लियामेंट में 2020 से प्रॉपर एंट्री इनकी हो चुकी है। 3 साल ऑलरेडी पार्लियामेंट में ये मेंबर के रूप में अब रह चुके हैं। तो इस बार काफी बड़ी दावेदारी के रूप में इनको देखा जाएगा 2024 में। उसका सबसे बड़ा कारण है, भारत पूरे दुनिया में सबसे बड़ा उभरता हुआ मार्केट है इकोनॉमी बेसिस पर। तो दुनिया में कोई भी इस टाइम पर टॉप 10 इकोनॉमी की आप बात कर लो, ऑलरेडी भारत भी है उसमें। तो बाकी सभी देशों की अगर बात करें तो सबकी नजर हमेशा भारत पर रहती है इस समय पर। ये कौन है जिनके द्वारा एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड और साथ में कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया है? तो इसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब सवाल उठता है, एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड है क्या? देखिए, ये एक ऐसा विंग है जो कि सेबी के अंतर्गत काम करेगा और पूरे भारत में ट्रेडिंग को एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। मतलब आप ट्रेड कर पाओगे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड क्या है? ये एक ऐसा विंग बनाया गया है जो कि पूरे भारत में जो म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए रिस्क बैकअप के रूप में एक फंड अपने पास रखेंगे। इस टाइम पर कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, जिसको सीडीएमडीएफ बोलते हैं, इनके पास 33,000 करोड़ बैकअप के रूप में है। मतलब बोला जाता है ना, आप लोगों ने कई बार ऐड देखा होगा, म्यूचुअल फंड के ऐड आते हैं टीवी पर, यूट्यूब में। तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है, लगभग ना के बराबर है। तो ये जो है, ये रिस्क है। रिस्क फंड के रूप में लॉन्च किया गया है 33,000 करोड़। ठीक है, कि अगर आपका पैसा डूब भी रहा है तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि आपका पैसा ना डूबे। तो इस वजह से कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड आगे आएगा और 33,000 करोड़ का बैकअप लेकर आएगा कि ऐसे भारतीय जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको नुकसान ना होने पाए। और सेबी के द्वारा इन दोनों को अप्रूवल इसी साल मार्च के महीने में दे दिया गया था। अब सेबी की मॉनिटरिंग में ही इन दोनों को लॉन्च किया गया है। ये कौन सी दो सरकारें हैं जिन्होंने तमिलनाडु में बोटेनिकल गार्डन स्थापित करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है? तो एक तो तमिलनाडु सरकार है और साथ में इन्होंने ब्रिटेन की सरकार के साथ मिलकर ये पैक्ट साइन किया है। तो देखिए, ब्रिटेन में एक संस्था है जिसका नाम है केव गार्डन। क्या बोलते हैं इसको? केव गार्डन। तो केव गार्डन के साथ तमिलनाडु सरकार ने पैक्ट साइन किया है। इनके साथ मिलकर तमिलनाडु के अंदर एक नए बोटेनिकल गार्डन की स्थापना करी जाएगी। और तमिलनाडु में कहाँ पर, यह चीज ध्यान रखना जरूरी है, इस जगह का नाम है चिंगलपत्तू। क्या नाम है? चिंगलपत्तू। जहां पर इसकी स्थापना करी जाएगी। यह बोटेनिकल गार्डन आयुष से एक तरीके से इंस्पायर होगा। आयुष का मतलब आयुर्वेदिक पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे, यूनानी सिद्ध होम्योपैथी दवाएं, ठीक है, जस से बनती हैं, इस तरीके के पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। और तमिलनाडु में इस टाइम पे एम के स्टालिन की सरकार है। तमिलनाडु में गवर्नर कौन है? ये है आर एन रवि।
सीएचएसएल का आपका एग्जाम है। एक बार फिर से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हाल फिलहाल में अभी गवर्नर के काफी सारे शफल्स हुए थे। वो सब मैंने यूट्यूब पर करंट अफेयर की जो मैराथन ली थी उसमें सब कुछ कराया हुआ है, एक बार देख कर ही जाइएगा सीएचएसएल वाले सारे स्टूडेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि मैंने बताए हुए थे। ये कौन सी टीम है जिसने अभी हाल ही में स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की 100वीं एनिवर्सरी टूर्नामेंट को जीत लिया है? तो स्पेनिश हॉकी लीग का इस बार 100वां एनिवर्सरी के साथ 100वां टूर्नामेंट भी था। तो इसकी महिला हॉकी टीम में भारत ने इसे जीत लिया है और फाइनल में सबसे बड़ी बात, स्पेनिश टीम को ही हराया है। ठीक है, तो स्पेन की टीम को 3-0 से हराया है। बड़ी बुरी मात दी यहाँ पर। और ये जो टूर्नामेंट था, ये टॉर्नियो डेल सेंटेरियो में हुआ था। तो ये एक तरीके का इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, अपने आप में काफी पोटेंशियल रखता है ये टूर्नामेंट वर्ल्ड में। इसमें अंक भी जुड़ते हैं। और भारतीय महिला टीम को लीड किया गोलकीपर सविता पुनिया ने। किसने? सविता पुनिया। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप कौन से दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। यह दिवस परसों के दिन मनाया गया, 30 जुलाई को। इस दिवस को पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2011 में लॉन्च किया गया था। एक तरीके से मित्रता को सपोर्ट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड रेंजर दिवस हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस 31 जुलाई को, कल के दिन मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है रेंजर्स को एक तरीके से ट्रिब्यूट देना। रेंजर आपको पता है किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बचाने के लिए जो गार्ड होते हैं ना, उनको रेंजर बोला जाता है। तो अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए एक टफ ड्यूटी करते हैं रेंजर्स, और कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को बचाते हैं। तो एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट है ये दिवस, 31 जुलाई को हर साल मनाते हैं। और इस बार की जो थीम रही, ये रही 30 by 30। ये जो थीम है, ये यूनाइटेड नेशंस के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15 के बेस्ड पर था, मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर बेस्ड था। अब मेरा आज का सवाल आपसे, एक मिस्टर इंडिया कंपटीशन कॉन्टेस्ट है जिसका नाम है द रूबरू। इस बार इसको होस्ट किया जा रहा है कौन से राज्य के द्वारा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अगर आपको पता है तो। और बाकी आपसे नागा नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था, तो पिछले सप्ताह में करंट अफेयर नहीं आ पाए थे। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, 5 अगस्त तक ही ये जो नया बैच है ये स्टार्ट हो चुका है पूरे तरीके से एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में। 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करके ये बैच मैंने स्टार्ट किया है। चाहे 2024 का कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी राज्य का एग्जाम हो, किसी भी राज्य का एग्जाम हो, आप इस बैच के थ्रू हर एक चीज आराम से फोड़ के आ पाएंगे। 5 अगस्त तक ही हम इसमें एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, फिर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे। अगर आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी डिस्काउंट की, तो आप टीम को रीच आउट कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट तो आप देखिए अवेल ही कर सकते हैं। 10% तो सभी के लिए है, वरुण 10 लगाकर। लेकिन अगर आपको 20% 30% की डिस्काउंट की भी ज़रूरत है, तो आप टीम को रीच आउट करिए, टीम आपको ज़रूर इसमें इनरोल करवा देगी। इसके अलावा एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अगर आप रिकॉर्डेड बैच मेरे हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस इन सभी का लेना चाहते हैं, तो वो सारे बहुत कम फी में अवेलेबल है। स्टैटिक जीके की मैगजीन नहीं ली है एमटीएस एग्जाम या सीएचएसएल के लिए, तो आप इसे भी ले लीजिएगा। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं, पूरा फुल फ्लैश रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं फाउंडेशन का, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ये वाला बैच पूरा रिकॉर्डेड है, ये पूरा कंप्लीट है। इसमें आपको कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार में सारा कंटेंट मिल जाएगा। और ये लाइव बैच है जो अभी हाल ही में मैंने स्टार्ट किया। और अगले महीने में, सितंबर के माह में, जो आपका एमटीएस का एग्जाम लगा है उसके लिए भी रिकॉर्डेड बैचेस हैं, सबसे कम फी में उपलब्ध है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।